नमस्कार। आज के भावगंगा के 323वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज सुबह भावगंगा नहीं हो पाई, इसीलिए पेड़ों के नीचे नहीं बल्कि ऑफिस से करना पड़ रहा है। और मैंने जैसा कि परसों कहा था कि लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी है कि हर व्यक्ति लोकतंत्र को समझे, संविधान को जाने, वह मालिक है इसका एहसास करे और वह अपने हर चुनाव यज्ञ होता है लोकतंत्र का प्रैक्टिकल स्वरूप होता है। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनना होता है जिसके आधार पर वो चुनाव करे। लोकतंत्र में और संविधान के लागू होने के बाद व्यवस्था जनता की है, लोक का तंत्र है, जनता से उभरना है और सब कुछ जनता सेंट्रिक होना चाहिए, पब्लिक सेंट्रिक होना चाहिए। पब्लिक के कल्याण के लिए जो कुछ है वह होना चाहिए और पब्लिक को ऐसे व्यक्ति चुनने हैं जो पब्लिक के कल्याण के लिए हो। पब्लिक के कल्याण की क्या बातें हैं कि उसका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा पर्यावरण मिले, उसको अच्छा भोजन पोषण मिले, उसको अच्छा संसाधन मिले, बिजली पानी की सुविधाएं हों, सड़कों की सुविधाएं हों, आने जाने की सुविधाएं हों, प्रकृति अच्छी हो, उसको अच्छा ऑक्सीजन मिले, धरती अच्छी हो। तो यही सब मुद्दे हैं, पर्यावरण, प्रकृति, परिवार, जीवन यापन और अभय हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। यह सारी चीजें जनता को चाहिए और उसी के आधार पर उसे चुनना होगा। ऐसे लोगों को चुनना होगा जो वास्तव में इन सब के लिए समर्पित हैं और वो लोभ के लिए वहां नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग कुर्सी पर जाना चाहता है इसका मतलब उसमें लोभ है या अहंकार की पूर्ति के लिए जाना चाहता है या किसी लाभ के लिए जाना चाहता है। जनता को तो ऐसे लोगों को चुनकर भेजना है जो हो सकता है कि वो मना करेंगे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जहां हूं वहीं संतुष्ट हूं। ढूंढ करके जो अनायास आदतवश सेवा कर रहे हैं लोगों की, उनको वहां पहुंचाना है। बहुत सारे मित्र ये भी पूछते हैं कि ऐसा तो कहीं नहीं है, दुनिया के किसी देश में नहीं है। तो उसका उत्तर यही है कि अभी लोकतंत्र को धरती पर आए हुए कितने दिन हुए? 200 साल, 300 साल, 400 साल। अभी लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के किसी देश में। तो इसे परिपक्व होना है और इसकी परिपक्वता केवल जन कल्याण जब लोग सोचने लगेंगे तभी नहीं होगी। इसकी परिपक्वता सच्चे अर्थों में तब होगी जब लोग धरती और पेड़ पौधे वनस्पतियों का भी कल्याण सोचने लगेंगे और वोट देते समय उनका भी ध्यान रखेंगे। यानी कि जीवोक्रेसी जब आ जाएगी तब फिर हम लोग उधर जाने लगेंगे। एक फेसबुक पेज पे आना बंद हो गया था, तो इसको फिर से एक्टिवेट कर रहे हैं। अब उसमें भी आएगा शेष भाग। तो इसलिए ऐसे लोगों को चुनना है कि जो जीव जंतु वनस्पतियों धरती के बारे में भी सोचें, तभी हम खुश रह पाएंगे, तभी हमारा मौसम अच्छा रह पाएगा, तभी हमें जल और पोषण मिल पाएगा, वायु अच्छी मिल पाएगी। तो सबको सर्वांगता में सोचना होगा और सबको सोच करके वोट देना होगा। यही हमारा संविधान भी कहता है। हमारे संविधान में
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें धरती के कल्याण की बात भी हमें सोचनी है, देश को सोचनी है, और जन कल्याण की तो सोचनी ही है। सरकारों को क्या क्या करना है ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। अब धीरे धीरे उसकी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज विशेष रूप से मैंने कहा था पिछली बार कि जब मैं चुनाव लड़ा और तो लोगों ने मुझसे क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कहा कि पांडे जी आपके सिर पर क्या कोई भूत सवार हो गया जो आप चुनाव लड़ रहे हैं। और साल 2 साल बाद चुनाव लड़ने के लोगों ने हालचाल मेरा पूछने के लिए पूछा कि पांडे जी क्या आपके सर से चुनाव का भूत या राजनीति का भूत उतर गया है। ये सब भी सुना है, सहा है। केवल जन कल्याण के लिए चुनाव में भाग ले रहा था, बिना पैसे के। चाहे लोकसभा का चुनाव मैंने 2.5 लाख में और विधानसभा का चुनाव 1.5 लाख में लड़ा है, और वो भी वो जो लोगों ने दिया है कंट्रीब्यूशन, अपने घर से एक भी पैसा नहीं लगाया एक्सेप्ट नॉमिनेशन के लिए जो शुरुआती दौर में खर्च हुआ, बस। क्योंकि सामंजस्य करना है परिवार की आवश्यकताओं में, समाज की आवश्यकताओं में, और एक मॉडल पेश करना चाहता था कि बिना पैसे के एक सीधा साधा आदमी चुनाव लड़ सकता है। अभी तो आप किसी सीधे साधे आदमी से चुनाव लड़ने कहिए तो कहेगा नहीं, वो बहुत गंदगी है, बहुत दलदल है, वहां नहीं जाएंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे। अगर सभी लोग दलदल ही समझ करके अच्छे लोग ना आए इसमें तो क्या होगा? लुटेरे, बदमाश, लड़ाने वाले, अपना उल्लू सीधा करने वाले वही तो रहेंगे। इसीलिए चाहे चाणक्य हों, चाहे सोक्रेटिस हों, या और भी फिलोसफर्स, सबने कहा है कि अगर आम आदमी लोकतंत्र में लोकतंत्र तो नहीं कहा है, राजशाही के समय में हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी चुप रहेगा, व्यवस्था के सही गलत में अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तो सही लोगों की चुप्पी बड़ी भयानक होगी और व्यवस्था को निरंकुश बना देगा। राजशाही में भी पब्लिक ओपिनियन मैटर करती थी। राजशाही को भी मजबूरन मंत्रिमंडल रखना पड़ता था, और पब्लिक ओपिनियन, अगर पब्लिक चुप रही गलत देख करके, तो इसका बहुत बुरा खामियाजा उसको खुद भोगना पड़ता है। तो मैंने कहा था, इसका जवाब मैंने लिखा था जब लोगों ने कहा पांडे जी आपके सर से चुनाव का भूत उतर गया या राजनीति का भूत उतर गया। तो वह पत्र जो मैंने लोगों को लिखा था वह मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी है, लेकिन वह पत्र चुनाव के लिए, चुनावी भूमिका के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे लोग कैसे चुन करके आए, व्यवस्था कैसे पब्लिक सेंट्रिक बने, जनता केंद्रित बने, न कि नेता या मंत्री केंद्रित या ऊंचाई पदों पर बैठे हुए लोगों को केंद्रित। सत्ता जनता के हाथ में रहे। यह कैसे किया जाए, इसी के लिए, और तमाम सारे भ्रम जो ऊपर कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं वो फैलाते रहते हैं, उन भ्रमों का निराकरण भी करना जरूरी है। बहुत सारे भ्रमों का निराकरण उन पत्रों में हुआ है, तो वह पत्र मैं आपको जरूर आज सुनाना चाहता हूँ, पूरा सुनाना चाहता हूँ। और इसीलिए थोड़ा लंबा है, इसीलिए नीचे कर भी रहा हूँ, क्योंकि जब धूप तेज होने लगती है तो जहाँ मेल्स पे उसको निकाल करके पढ़ता हूँ तो धूप इतनी तेज हो जाती है कि देखने में दिक्कत होने लगती है, जो अक्षर हैं वो धुंधले हो जाते हैं तेज रोशनी में। तो यहाँ ऑफिस में वो अंत तक दिखाई देगा, यह भी सुविधा रहेगी। तो वो पत्र आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ प्रतिक्रियाएं, और इसके अलावा अगर समय बचा तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धर्मवीर भारती की कविता भी, क्योंकि 4 राज्यों में 23 में चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव 24 में है, तो उसके लिए
इन बातों को, एक एक शब्द को आत्मसात करना जरूरी है। और आप सबसे आग्रह है कि संविधान को अधिक से अधिक पढ़िए और पढ़ाइए, सब लोगों को पढ़ाइए। 140 करोड़ जो अपने देश के लोग हैं, इसमें जो पढ़ लिख सकते हैं, छोटे बच्चों को तो छोड़ दीजिए, अगर वो संविधान जान लेंगे, संविधान की रोशनी में, जितने जैसे सूरज की रोशनी में दिन में सारे मक्खी मच्छर चोर उचक्के सब छिप जाते हैं, वैसे संविधान की जानकारी के रोशनी में सब छिप जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। तो संविधान की रोशनी फैलाइए। और पहले तो मैं संविधान की जो सरल शब्दों में किताब थी, जीव कहाँ संविधान का था, उसको प्रतियां बांटता था, लेकिन अब इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, न हमारे मित्रों के पास उपलब्ध हैं, तो पीडीएफ पे है। जहां भी जाता हूं रोज फॉरवर्ड करता रहता हूं, जो मांगता है किताब उसको फॉरवर्ड कर देता हूं, वह और आगे फॉरवर्ड करें। इस तरह से वह सबको सर्वसुलभ रहे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मेरी उस संविधान कथा की किताब से ही आप पढ़ें। आप संविधान का टेक्स्ट पढ़ें, किसी की कमेंट्री पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, संविधान के बारे में पढ़ें, वीडियोस सुने। मेरे खुद के करीब अब तो 300-400 वीडियोस हो गए हैं जिसमें संविधान के बारे विविध आयामों पे समय समय पर चर्चा हुई है। पढ़िए संविधान कथा, पढ़िए, कहिए। आप व्रत लीजिए कि रोज कुछ न कुछ व्यक्तियों को जो संविधान नहीं जानते हैं उनको बताएंगे, लेकिन उसके बाद खुद जानिए। इधर गुजरात में तूफान आया हुआ है। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उसमें कोई जान माल का नुकसान न हो और सकुशल सब लोग रहें। ये हम लोगों की कामना है, भावगंगा की कामना है, भावगंगा के परिवार की कामना है। कल ब्रिजभूषण शरण सिंह का फैसला जो पुलिस की रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट हुई, जो पॉक्सो का बयान माइनर का था वो दबाव में बदलवाया गया जैसा कि प्रतीत होता है, तो वह बहुत खेदजनक है। और जो कुछ हो रहा है, ये खुशी की बात है कि 2022 की जनता और आज से 10-15 साल पहले की जनता में बड़ा फर्क है। जो हम लोग का संविधान का अभियान, आंख खोलने का अभियान, बड़े परिप्रेक्ष्य में सामूहिकता के साथ, सर्वांगता के साथ, पूर्णता के साथ सोचना, पेड़ पौधों वनस्पतियों तक के बारे में सोचना, धरती के परिप्रेक्ष्य में सोचना, युद्धों से ऊपर उठकर शांति की बात करना कि लड़ाई से तो कोई भी लड़े, कहीं भी बम गिराया जाए, गिरेगा धरती मां पर ही, तो कोई भी मरेगा धरती मां का ही कोई बच्चा। इस भावना जो पनप रही है इस हम लोगों के अभियान के बाद, उससे माहौल बहुत बदल गया है। आज से 10-15 साल पहले लोगों की आंखों पर जो पट्टियां या चश्मे थे, काफी कुछ उतर गए हैं और अब लोग अपनी आंखों से देखने लगे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और इस माहौल में सरकारें जो भी सही गलत करती हैं, उसका असर मन पे आ रहा है और वोट पे उसका शक्ति प्रदर्शन का जब मौका आता है, वोट ही शक्ति है, तो वो भारत के लोग, हम भारत के लोग दे रहे हैं। कर्नाटक में हम भारत के लोगों ने उसका प्रभाव दिखाया है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि एक्स पार्टी अच्छी है, लेकिन पब्लिक ने अगर वाई पार्टी को बहुत खराब पाया है तो उसको हटा रही है, एक्स को भी हटाएगी। अंत में ऐसी स्थिति आएगी, मैं बार बार कहता हूं, कि जो भी पार्टियां करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीत रही हैं, वह या तो व्यवसायी हैं या डकैत हैं। और जो भी प्रत्याशी करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीत रहे हैं, वह भी व्यापारी हैं या डकैत हैं। सही प्रतिनिधि वो होगा, जनता सेंट्रिक प्रतिनिधि वो होगा जो
पैसे से नहीं, अपने सेवा भाव से जीतेगा, और जनता प्रचार से नहीं, सेवा भाव से जीतेगा, और जनता भी खुद उसको अपने पैसे से वहां पहुंचाएगी। बिल्कुल छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि अगर आपको अपना प्रतिनिधि कोर्ट में अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपको भेजना है, तो उसका खर्चा पानी आप देंगे ना, कि वहां पहुंच करके कोई पार्टी या कोई पूंजीपति उसको देगा खर्चा। अगर पूंजीपति और पार्टी देगा तो फिर आपके लिए क्यों बोलेगा, वो उसके लिए बोलेगा। सीधा सीधा गणित है। तो इसलिए जनता को 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसको खुद खर्च करके अपना प्रत्याशी वहां पहुंचाना होगा, विधानसभा और लोकसभाओं में। तब लोकतंत्र जनता सेंट्रिक होगा। आज तो या तो पूंजीपति सेंट्रिक है, पूंजीपति केंद्रित है, उनके फैसले उनके फायदे के लिए होते हैं, आपको झुंझुने पकड़ाए जाते हैं, लेमन जूस चुसाया जाता है, और या पार्टियां अपने हित में, अपनी परपिचुटी के लिए, अपने आका की खुशी के लिए। तो ये इसीलिए जब पार्टियां प्रोमिनेंट हो जाती है तो निरंकुशता आने लगती है। कोई एक्स वाई पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जनता को खुद थोड़ा थोड़ा खर्च करना पड़ेगा अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए। और आप मीडिया में प्रचार देख करके, भीड़ देख करके कि किसके रैली में कितना भीड़ है, यह सब के आधार पर मत चुनिए। कौन आपके आसपास प्रत्याशी सही है जो वाकई सेवा कर रहा है और उस तरफ जा रहा है, उस तरफ अब चुनाव में लोगों का दृष्टिकोण हो रहा है, बदल रहा है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में, पॉक्सो वाला, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह बिना दबाव के बदलवाया गया। निश्चित रूप से दबाव है, और अरेस्ट उसे तुरंत ही होना चाहिए था। जैसे एफआईआर हुई, अरेस्ट न करके उसे दबाव देकर बयान बदलवाने का मौका दिया गया। और दुखद यह है कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, जिन बच्चियों को अपना परिवार और अपने मान सम्मान को बढ़ाने वाला माना था, मिले थे यशगान लेने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए, इतने दिन हो गए, एक बार हालचाल भी नहीं पूछा, या तो उस समय भी नहीं पूछते, उनके साथ फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं महसूस करते। तमाम सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं, नहीं मिले हैं। स्पोर्ट्स का अपना अलग डिपार्टमेंट है, और कांग्रेचुलेशन दे दिया, फॉर्मेलिटी कर दी, बधाइयां दे दी, लेकिन मिले नहीं। ये दिखाया, अपनापन नहीं दिखाया। तो अगर अपनापन दिखाया है तो उस अपनापन में अपनापन होना चाहिए। केवल फोटो खिंचाने के लिए अपनापन दिखाना यह तो उचित नहीं है। तो प्रधानमंत्री का रोल इसमें बहुत क्वेश्चनेबल है, और जनता क्वेश्चन कर रही है। अभी भी समय है, प्रधानमंत्री जी उन बच्चियों से मिल सकते हैं, उनके मन की बात समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये होना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वह अपना बुरा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के 4-5 सीटों पे प्रभाव होगा। 4-5 सीटों, लोकसभा की सीटों को बचाने के लिए वह 200-250 सीटों को खोने जा रहे हैं। अगले चुनाव में जिस तरह के पब्लिक ओपिनियन बन रही है, सेवक को केवल ईमानदारी की बात नहीं करना चाहिए, उसके कार्य से, रोज के कार्य से दिखना चाहिए कि वह सेवक कितना प्रतिबद्ध है, कितना कटिबद्ध है, कितना संवेदनशील है, कितना सबके लिए तड़पता है, कितना सबके लिए छटपटाता है। वो छटपटाहट दिखती नहीं। अगर वो छटपटाहट दिखती तो रेलवे हादसा होता है। और वहां अगर मोदी जी जाते हैं तो ड्रेस बार बार बदलते हैं। जो आदमी छटपटा रहा होगा वो ड्रेस बदलेगा,
जो आदमी छटपटा रहा होगा वो मोदी की जय जयकार होगी तो हाथ अभिवादन करेगा, डांटेगा कि यह काम सेवा का है, जाओ इस भीड़ मत जुटाओ, जाओ सेवा करो, उन लोगों को बचाओ या अपने आसपास जहां जो परेशान है उसके बचाओ, ये टाइम वेस्ट मत करो जय जयकार में। ऐसे प्रधानमंत्री में मैंने पिछली बार जिक्र भी किया था लाल बहादुर शास्त्री जी का। जब प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उनकी धोती फटी हुई थी। लोगों ने पूछा कि क्यों आप फटी हुई धोती में प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं? तो कहा कि लाखों करोड़ों किसान हैं जिनको ये धोती भी नसीब नहीं है, पैबंद लगी हुई धोती है उनकी, मेरी तो जरा से फटी हुई है। वह होता है छटपटाना, वह होती है संवेदना। पब्लिक को ढूंढना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि हर चुनाव में शास्त्री जी को याद करिए, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करिए, आपको जो भी पसंद हो, गांधी पसंद हो गांधी को याद करिए, सुभाष पसंद हो सुभाष को याद करिए, आजाद को याद करिए, राजेंद्र बाबू को याद करिए, अंबेडकर को याद करिए। जो आपको पसंद हो उन जैसा ढूंढिए आपके आसपास। 100% तो शायद ही कोई मिले, लेकिन उनके कदमों पे चलते हुए जितने जो लोग मिले उन्हीं में से किसी को वोट दीजिए। इन नाटककारों को वोट मत दीजिए। और कुएं से निकलने के बाद खाई में मत जाइए। ये सारी पार्टियां इसी तरह की हैं। अगर आपको कहीं कोई अच्छा प्रत्याशी मिल रहा है इन पार्टियों से अलग, उसकी तरफ जाइए, वो आपको लूटेगा नहीं। और एक बात और, चुनाव के पहले विधानसभा और लोकसभा में वोट देने से पहले जो भी प्रत्याशी आपसे वोट लेने आए वो कहिए कि एक शपथ पत्र तैयार करे और आपको दिखाए या उसकी एक कॉपी आपको दे, फोटो कॉपी, या कम से कम उसकी फोटो खींच करके आपके फोन पे सोशल मीडिया पे दे कि चुनाव जीतने के बाद मैं विधानसभा या लोकसभा जो भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर आपकी राय, आप जनता की राय, हम भारत के लोग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं उनकी राय विधानसभा लोकसभा में रखूंगा। किसी अपनी पार्टी, इवन जिस पार्टी से मैं खड़ा हूं उसकी राय नहीं रखूंगा। वह तो एक सेतु के रूप में है, पुल के रूप में है मुझे विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने के लिए, लेकिन जीतने के बाद मैं उस पार्टी लाइन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बात रखूंगा। और किसी आका के, किसी पूंजीपति के नहीं, आपकी राय। हर बार विधानसभा या लोकसभा में किसी मुद्दे पर वोट देते समय या बहस करते समय 2-4 दिन जितना संभव होगा अपने क्षेत्र में रहूंगा, वहां चाहे ओपिनियन पोल करा लूं, चाहे लोगों की राय ले लूं। सोशल मीडिया और आजकल इतना आसान हो गया है राय असरटेन करना, 2-4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। जो पब्लिक की राय होगी उसको वहां रखूंगा, अपनी राय भी नहीं रखूंगा। जिस जनता का मैं प्रतिनिधि हूं, वकील अब कोर्ट में अगर बहस करता है तो वो अपनी राय कहता है या जिसका ब्रीफ लिए हुए है उसकी बहस करता है। यही लोकतंत्र को शक्ति देगा, नहीं तो लोकतंत्र भटक जाएगा, कहीं राजतंत्र नजर आएगा, कहीं तानाशाही नजर आएगी, जो हो रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अगले हर चुनाव में भारत को एक सच्चा लोकतंत्र बनाएं। विकास मिश्रा जी कह रहे हैं ऐसा प्रत्याशी मिलना मुश्किल है। अगर 100% नहीं मिल सकता है तो जितना मिल जाए 99% मिल जाए, और नहीं तो आप ही बन जाइए प्रत्याशी। मैं नहीं जानता कि इमीडिएटली क्या होने जा रहा है इस साल या अगले साल के चुनाव में, लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है, इस साल नहीं अगले साल या उससे के 2-4 सालों के अंदर ही ऐसा समय आ रहा है कि प्रत्याशी ऐसे ही, लोग जनता ऐसे ही प्रत्याशियों को ढूंढेंगे और ढूंढ करके वोट देंगे। ऊब गए हैं सब
व्यापारियों और डकैतों से। जो भी पैसा खर्च करके चुनाव जीत रहा है वो किस लिए खर्च कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है ताकि रिटर्न आए, और या बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है ताकि फिर उसका कई गुना कमाए, तो डकैती हो जाएगी। या तो व्यापारी हैं या डकैत हैं। जो आप, और अगर व्यापारी डकैत ना भी हो तो आपकी बात वहां नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। आपकी बात वो तभी करेंगे जब आपके संसाधनों से वहां पहुंचेंगे। उनको किसी को कर्ज नहीं चुकाना होगा उसके लिए। तो यह उसके लिए मौसम आएगा, आ रहा है। कर्नाटक भी एक उदाहरण है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि एक्स को बदल करके वाई आ गया तो वो हल है। एक्स को बदल करके जनता आए तब हल है, जो कम से कम प्रचार में, लेकिन धीरे धीरे चीजें धीरे धीरे होंगी। करोड़ों अरबों खर्च करके अगर लोग हारने लगें और लाख 2 लाख खर्च करके जीतने लगें तो भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ रहे हैं। अब मैं कुछ प्रतिक्रियाएं और प्रेम प्रकाश सिंह जी ने लिखा था पिछले एपिसोड के लिए कि श्रद्धेय टीएन सर, शेषन सर को विनम्र श्रद्धांजलि, भारत का लोकतंत्र आपका ऋणी रहेगा। टीएन शेषन जी का मैंने जिक्र किया था, तो उनकी याद की थी, तो उन्होंने उसको भावांजलि। योगेंद्र सिंह जी ने लिखा बहुत अच्छा, लाइक्ड एंड शेयर्ड प्राउडली, पसंद किया और बहुत लोगों को फॉरवर्ड किया। नफीस जी जो बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्होंने लिखा अगेन टुडे आई वॉच्ड दिस होल वीडियो। कोई अंक उन्होंने नाम तो नहीं लिखा कौन सा वीडियो, लेकिन पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा। एक्सीलेंट डिलीवर्ड, हार्ट एंड ब्रेन टचिंग वीडियो, एक्सीलेंटली डिलीवर्ड, बहुत अच्छे से बताया गया और हृदय और मस्तिष्क दोनों को छूने वाला वीडियो। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, पुनः बहुत बहुत बधाइयां। विशिंग यू फॉर लॉन्ग लाइफ एंड डिलीवर कंटिन्यूअस हार्ट टचिंग एंड ट्रू लेक्चर्स। आपको एक लंबे जीवन की शुभकामना, और आप ऐसे ही लगातार दिल को और मस्तिष्क को छूने वाले सच्चे लेक्चर्स, वीडियोस भेजते रहें, देते रहें। धन्यवाद नफीस जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद नफीस जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और एक अशोक जी की प्रतिक्रिया है, बहुत लंबी प्रतिक्रिया है मुंबई से। अशोक गोगरी जी की, उसको भी आपके सामने रखते हैं। लंबी है, लेकिन देखिए कितना गहराई से लोग सोचते हैं, सुनते हैं और फिर पेशेंटली लंबी प्रतिक्रियाएं भी लिखते हैं। आपका मेरे घर पर विनम्र भाव से, उष्मा सांभर स्नेह से, प्रेम रूपी प्रतीक से सुस्वागतम है। सॉरी, सांभर ने साभार। आपका मेरे घर पर, मतलब उन्होंने फोन किया था, बहुत अच्छा उनको लग रहा है कभी मुंबई आइए, तो कहा था कि जरूर आइएगा। तो आपका मेरे घर पर विनम्र भाव से, ऊष्मा गर्मी, ओज प्रेम, साभार स्नेह से, प्रेम रूपी प्रतीक से शुभकामनाएं हैं। मेरे आत्मीयता से भी बढ़कर आपको मेरा वंदन स्वीकार हो एवं सादर प्रणाम। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार आप ही हो, क्योंकि इतना प्रेम से सुनते हैं सारे वीडियोस। जो शब्द
मैं लिख रहा हूं वो मेरे हृदय और आत्मा की अनुभूति से प्रकट होकर के, क्योंकि इंग्लिश के रोमन अल्फाबेट्स में लिखा गया है हिंदी में, तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा, जो शब्द मैं लिख रहा हूं वो मेरे हृदय और आत्मा की अनुभूति से प्रकट होकर आ रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, क्योंकि आपने मेरे भीतर डीप प्रागट्यमान करके मुझे धरती माता के चरणों में शीश झुकाकर नमन करने हेतु, वो जो पर्यावरण और धरती की बातें वो उनको बहुत छू गई हैं, लोगों की पराकाष्ठाओं को समझने का अवसर और ज्ञान प्रदान करवा के मेरे कर्तव्य पथ को हितैषिणु बनकर मुझे भाग्यशाली बना दिया है, जिसके लिए मैं आपका ऋणी तो हूं ही, शुक्रगुजार भी हूं, और यह सब कुछ एहसास करने का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मशाल को भीतर ज्वलंत, आपने ये मशाल को मेरे भीतर ज्वलंत करते हुए मेरे जीवन को चरितार्थ और सहानुभूति की दिशा पर मोड़ने के लिए जो गति का संचार किया है, उसके लिए भी आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आपका जीवन को शतायु से भी आगे अविरत चलते रहने में मेरा योगदान साथ ही होगा। यह मेरी आत्मीय भाव की पुकार है, जो हमें शक्ति प्रदान करेगी और परमात्मा की कृपा भी होगी। फिर से एक बार आपको खूब खूब धन्यवाद। लिखने में कोई भी क्षति हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आपका सहृदय और शुभचिंतक भाव विभोर अशोक गोगरी फ्रॉम मुंबई बोरीवली एंड जैन कमेटी फ्रॉम कच्छ गुजरात। तो इतने भाव विभोर होकर के लिखा है उन्होंने कि मन ऐसे जो प्रतिक्रियाएं आती हैं तो लगता है कि हाँ, असर हो रहा है और सही दिशा में कार्य हो रहा है। अब वो मैं पत्र, क्योंकि ये समय ऐसा है जब फोन वगैरह आते रहते हैं, नहीं तो सुबह सुबह जनरली 7-8 बजे जब प्रोग्राम होता है तो फोन नहीं आते। दोपहर का समय है तो इसमें फोन आते रहते हैं। डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अभी फोन, क्योंकि अपना हर फोन मैं हमेशा उठाता हूँ। ऐसा कोई कभी नहीं हुआ पूरी जिंदगी में, कितना भी व्यस्त रहा, कितना भी शीर्षस्थ पदों पर भी रहा, लेकिन हर फोन 24 आवर्स उठाया है। अगर नहीं उठा पाया किसी वजह से तो कॉल बैक किया है अर्लीस्ट मौका जब मिले। अब वो लंबा पत्र आपको सुनाने जा रहा हूं। और लगता नहीं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धर्मवीर भारती की कविताएं आज सुना पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 33 मिनट हो गए हैं और अगले 15-20 मिनट तो इस पत्र में लगेंगे ही। तो इस पत्र के साथ ही आज की भावगंगा विराम लेगी। बाकी चीजें अगले भावगंगा में डिस्कस करेंगे। तो पांडे जी, क्या आपके ऊपर से राजनीति का भूत उतर गया? ये सेंटेंस बहुत लोगों ने पूछा कि पांडे जी क्या आपके ऊपर से राजनीति का भूत उतर गया? आप चुनाव हार गए। फिर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आप चुनाव हार गए या हार जाएंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। आप चुनाव हार गए या हार जाएंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। प्रिय आदमी, ये कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। मेरे अपने रिलेशंस भी और गहरे मित्र भी। यह विशेष आलेख वैसे तो सभी मित्रों और परिजनों के लिए है, लेकिन उन मित्रों और परिजनों के लिए विशेष रूप से है
जो कभी मुझे बहुत प्यार करते थे और अब थोड़ा उदासीनता का भाव रखते हैं, या जो अपने मन में मेरे पर थोड़ा बहुत विरोध या उपहास का भाव भी रखते हैं, भले ही अंतर्मन से सभी से प्यार करता हूं। लेकिन यह 2-3 साल पहले की घटना है। यह पत्र भी 2-3 साल पहले लिखा गया है। यह पत्र लिखा गया, शायद डेट भी हो इसमें, हाँ 2020 का है, 26/4/2020 का है। लेकिन अब जो लोग ऐसा कह रहे थे या कह रहे थे कि उदासीनता का भाव या उपहास का भाव रखते थे या बहुत काल्पनिक मानते थे, अब उनमें से 50-60% लोगों ने इन 3 सालों में ही अपने विचार बदलने शुरू कर दिए हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा उनमें से अब अप्रिसिएट करने लगे हैं। चेन्नई वगैरह में बहुत लोग ऐसे हैं, कलकत्ता में, चेन्नई में, दूर दूर बहुत लोगों का फोन, जैसे कोई गलत दिशा में सोच रहा हो, एकाएक लगा हो कि नहीं अरे वो सही था, तो जब वो एहसास होता है तो और ज्यादा तीव्रता से फिर आदमी बैक होने लगता है। वह गति भी मैं देख रहा हूं। ये कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। यह विशेष आलेख मैंने तो सभी मित्रों के लिए है, लेकिन उन मित्रों के लिए विशेष रूप से जो कभी मुझसे प्यार करते थे और अब थोड़ा उदासीनता का भाव रखते हैं, या जो अपने मन में मेरे पर थोड़ा बहुत विरोध या उपहास का भाव रखते हैं, भले ही मैं अंतर्मन से सभी से प्यार करता हूं, संवेदनशीलता और जुड़ाव महसूस करता हूं, सभी की, जिसमें मनुष्य, जीव जंतु, प्रकृति, पर्यावरण और धरती सभी शामिल है, खुशहाली चाहता हूं। उसी के लिए वैचारिक समझ का माहौल बनाने के लिए लगातार काम भी करता रहा हूं। जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो बगल में एक गिलास पानी रख लेता हूं ताकि गला बोलते बोलते सूखने लगे तो पी लूं, लेकिन आज चूंकि नए स्थान पे कर रहा हूं तो पानी रखना भूल गया। लेकिन अब 20 मिनट की और बात है तो चल जाएगा, धीरे धीरे बीच बीच में रुक रुक करके थोड़ा गला घूंट वगैरह लेने से तर हो जाता है, चल जाएगा। आलेख लंबा है, लंबा जरूर है, लेकिन ज्यों ज्यों पढ़ते जाएंगे या सुनते जाएंगे आप उसमें डूबते जाएंगे, और जब सब खत्म होगा तो आपको लगेगा काश ये शायद कुछ और लंबा होता। आप उबेंगे नहीं, निश्चित रूप से, विश्वास है। एक मित्र ने यह पढ़कर लिखा, निरपेक्ष भाव से कर्म करते रहिए। अनुज होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि क्या कर रहा हूं और क्या परिणाम मिल रहा है, इसका आकलन करते रहिएगा। मेरा उत्तर, आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सुझाव लिखा है उसे पढ़कर पटना के एक मशहूर शायर की गजल का एक शेर याद आ गया। क्या कर रहा हूं और क्या परिणाम मिल रहा है, इसका आकलन करते रहिएगा। क्या परिणाम मिल रहा है, अगर हम इंस्टेंट फायदा चाहें तो फिर हम भी व्यापारी हो गए, व्यापार करने गए हैं और जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। लेकिन अगर कोई जो बरगद का पेड़ लगाता है, फैक्ट्री तो चले मिनटों में कितनी भी चीजें बना लें, लेकिन जो बरगद का पेड़ अगर 50 साल में ही बनना है, और अगर कोई बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ लगा रहा है धरती के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, चिड़ियों के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, वायु के कल्याण के लिए, तो वो तो ये नहीं सोचेगा क्या मिल रहा है। अगर क्या मिलना सोचने लगेगा तब फिर वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाएगा। वो तो कोई आलू की फसल लगा लेगा, साग की फसल लगा लेगा कि जो तुरंत मिले, या तिजारत या व्यापार करने लगेगा, या डकैती शुरू कर देगा। जहां मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है, मिलना एक एंगल हो जाता है, वहां कल्याण फिर नहीं रह जाता, सर्व कल्याण नहीं रह जाता। इसीलिए तो शुरू से ही ये काम कर सकता था जो करना चाहता था। बचपन से वो मेरी डायरियां जब मैं 12 साल, 14 साल, 16 साल का था तब से गवाह है। नौकरी केवल इसीलिए की कि एक ऐसा समय आए जब मुझे कोई स्वार्थ न हो, मेरा पेंशन मेरे परिवार पालने के लिए काफी हो और अपने को पालने के लिए,
इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर एक आदमी ने संविधान जान लिया, एक आदमी ने अपनी शक्ति पहचान ली, एक आदमी धरती के प्रति कॉन्शियस हो गया, तो वही मेरा मिलना है। अशोक जी का वो पत्र, अशोक अघोरी जी का, और आप जो सुन रहे हैं, इतने लोग जो सुन रहे हैं, ये सब मुझे मिल रहा है। तो मैंने उनको लिखा, आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सुझाव दिया उसे पढ़कर मशहूर शायर की एक गजल याद आ गई। न सिर्फ तंदो तेज धारा देखता हूं मैं, न सिर्फ तंदो तेज धारा देखता हूं मैं, जो कट रहा है वो किनारा देखता हूं मैं। जो कट रहा है वह किनारा देख रहा हूं। न सिर्फ तंदो तेज धारा देख रहा हूं मैं, जो कट रहा है वह किनारा देख रहा हूं मैं। और वह जो किनारा कट रहा है उसको बचाने की कोशिश, जी जान से कोशिश की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही मेरी शक्ति एक चिड़िया की है, लेकिन अगर एक चिड़िया आकर के वहां पर उस किनारे को रोकने के लिए थोड़ा सा भी मिट्टी धूल डालती है, तिनका डालती है, और फिर लाखों चिड़ियाएं आएंगी और जिसे डालेंगी और वह किनारा कटना बंद हो जाएगा निश्चित। तो सबसे पहले तो मैं अपने परिचय में ये दो मुक्तक रह रहा हूं। धरती व लोकतंत्र का मोहरा हूं मैं, धरती व लोकतंत्र का मोहरा हूं मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूं मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूं मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूं मैं। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूं मैं, आज की आवाज से बहरा हूं मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूं मैं, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूं मैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भाग लेने के बाद तरह तरह के अनुभव हुए। कुछ ने कहा कि आप चुनाव हार गए या हार जाएंगे तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने उनसे कहा, अभी तक मुझे लगता था कि यदि कोई अपराध करूं, चोरी करूं, किसी को सताऊं, हिंसा, बलात्कार, हत्या या गलत काम करूं, लूटूं, तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज पता चला कि आप देश की दशा सुधारने के लिए यदि चुनाव में भाग लेते हैं, सही तरीके से, बिना जाति, धर्म, पैसा, शराब की बात किए, संविधान की, जन सशक्तिकरण की बात करते हुए, संवेदना की बात करते हुए, अच्छी शिक्षा की बात करते हुए, लोगों को समझाते हुए कि किस आधार पर वोट दो, तो बिना यदि आज पता चला कि आप देश की दशा सुधारने के लिए ये चुनाव में भाग लेते हैं, सही तरीके से, बिना एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, धर्म, पैसा, शराब की बात किए हुए, बिना जाति, धर्म, पैसा, शराब की बात किए हुए, कम से कम पैसा खर्च करके घर घर जाकर भारत के संविधान को लोगों को बताते हुए और हार जाते हैं, तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। आपकी नई परिभाषा देश को आपराधिक महाशक्ति बनाने के लिए और लुटेरों, अपराधियों, हत्यारों, माफियाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा इसको, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई मैं अपराध करूं, मैंने उनसे कहा, अभी तक मुझे लगता था कि यदि कोई अपराध करूं, चोरी करूं, किसी को सताऊं, हिंसा, बलात्कार, हत्या या गलत काम करूं तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज पता चला कि आप देश की दशा सुधारने के लिए चुनाव में भाग लेते हैं, सही तरीके से, बिना जाति, धर्म, पैसा, शराब की बात किए, कम से कम पैसा खर्च करके, घर घर जाकर भारत के संविधान को लोगों को बताते हुए और हार जाते हैं, तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। फिर तो राम की भी इज्जत मिट्टी में मिल गई कि राजगद्दी नहीं मिली और वन चले गए, वन भटक रहे हैं। अगर राजगद्दी मिलना और जीत जाना, पद ले लेना ही इज्जत है, और जन कल्याण के लिए काम करना, वनस्पतियों के लिए काम करना,
सादा जीवन के साथ सही मार्ग लोगों के लिए बनाना, उससे इज्जत नहीं बनती। बस केवल पद ले लेने, जीत जाने में ही इज्जत है। अरे कहीं कहीं हारने में बहुत बड़ी इज्जत होती है। जहां गलत साधनों से जीत हो रही हो, वहां गलत साधन बिना अपनाए हार जाना करोड़ों करोड़ों ऐसे जीतों से बहुत बड़ा है। आपकी नई परिभाषा देश को आपराधिक महाशक्ति बनाने के लिए लुटेरों, अपराधियों, हत्यारों, माफियाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। खैर, मैं इस देश की भलाई और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए, लोगों को उनकी शक्ति और जानकारी का एहसास दिलाने के लिए, लोगों में अपनी आंखों द्वारा दुनिया देखने और समझने का भाव भरने के लिए 1000 बार चुनाव लड़ने और हारने को तैयार हूं। खैर, मैं इस देश की भलाई और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए, किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए, लोगों को उनकी शक्ति और जानकारी का एहसास दिलाने के लिए, लोगों में अपनी आंखों द्वारा दुनिया देखने और समझने का भाव भरने के लिए 1000 बार चुनाव लड़ने और हारने को तैयार हूं। और हारने से मुझे जरा भी दुख नहीं होता। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, समभाव हैं, क्योंकि मेरे पास करने के लिए जरूरी कामों की लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त है। जब बाकी समय में और भी इतने काम हैं, अनंत डायमेंशंस पे काम हो रहे हैं। अगर लोग मुझे अपना सेवक या प्रतिनिधि बनाते हैं तो यह उनकी मर्जी है। मैं तो जो हूं वो हूं, वही करूंगा, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी। इसलिए जीत हार का मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तमाम सारे संबंधियों और मित्रों ने यह कहकर दूरियां भी बनानी शुरू कर दी कि आप तो राजनैतिक हो गए हैं, कि आप तो राजनैतिक हो गए, नेता हो गए। उन्होंने हमारे जीवन का एक बहुत ही छोटा अंश देखा, वह भी गलत परिप्रेक्ष्य में। अब तक के अनुभवों के आधार पर, बिना भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन संभावना पर विचार किए हुए। जबकि हम राजनीति में नहीं, यही एम्फसाइज करना चाहता हूं कि आपको भी अब राजनीति शब्द को हटाना है इस देश से। राजनीति की जगह पे लोक नीति लानी है। ये पूरा अभियान ही यही है। सब लोग जब संविधान जान लेंगे, अपने को देश का मालिक मान लेंगे। लोकतंत्र में लोक नीति चाहिए, राजतंत्र में राजनीति। जब आप राजनीति कहते हैं तो इसका मतलब कि आप मान रहे हैं कि देश में राजशाही है। संविधान बन जाने के बाद भी देश में राजशाही है, क्योंकि संविधान कोई जानता नहीं और जो भी जीतता है वह राजा बनना चाहता है। और कितना ठगते हैं हमारे ये चुने हुए प्रतिनिधि भी, और लुटेरी मीडिया भी, बिकाऊ मीडिया भी, बिकी हुई मीडिया भी, भ्रष्ट मीडिया भी। नहीं तो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो मीडिया ये कैसे कह सकती कि फला फला का राज तिलक। राजशाही अभी भी जनता के मन में कूट कूट करके भर देना चाहते हैं कि तुम प्रजा हो और ये राजा हैं। प्रजातंत्र कह दिया गया छल के लिए इस देश को। लोकतंत्र शब्द को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और संविधान जिसमें लिखा हुआ कि हर नागरिक को संविधान जानना है, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, वो संविधान को बताया ही नहीं गया। शुरू से लेकर के आज तक के सारे जितने प्रधानमंत्री और जितनी व्यवस्थाएं आई हैं और जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, सब इस बात के लिए दोषी हैं कि क्यों नहीं उन्होंने संविधान को हर व्यक्ति को बताने की जल्दी से जल्दी कोशिश की। फंडामेंटल ड्यूटी है कि सबको संविधान जानना है, और नागरिकों को ही नहीं, एकेडमीज में जिनको किसी, चाहे पुलिस एकेडमी हो, चाहे आईएएस की एकेडमी हो, आईआरएस की एकेडमी हो, स्टेट की एकेडमी हो, सेंटर की एकेडमी हो, फॉरेस्ट की एकेडमी हो, मिलिट्री की एकेडमी हो, कहीं संविधान पढ़ाया बताया नहीं गया। जबकि संविधान ही है जो लोगों को उनके कर्तव्य बताता है, कैसे काम करना है ये बताता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ही इंप्लीमेंट करनी है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वही सारे सिविल सर्वेंट्स को इंप्लीमेंट करने हैं, लेकिन उन्हें बताया ही नहीं गया। किसी एकेडमी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता। यह है देश का दुर्भाग्य। सब लोगों ने संविधान बन जाने के बाद भी यही कोशिश की कि कहीं ये लोकतंत्र न बन जाए, हमारा राजतंत्र जिंदा रहे। हर पार्टियों ने यही किया है।
इसीलिए मैं कहता हूं एक्स पार्टी बदल करके वाई लाने से थोड़ी बहुत रिलीफ हो सकती है कि एक्स के तरह की अब लूट नहीं होगी, वाई के तरह की लूट होने लगी। लेकिन अगर आपको लूट से बचना है तो आप जनता केंद्रित व्यवस्था लाइए, ये नेता और पार्टी केंद्रित व्यवस्था छोड़ दीजिए, सेवक केंद्रित व्यवस्था लाइए और अपने प्रतिनिधि चुनिए, न कि अपना नेता चुनिए। जबकि हम राजनीति में नहीं, लोक नीति में एक प्रयोग के लिए गए हैं या थे या हैं, खासकर यह देखने के लिए कि अभी भी हमारे देश समाज में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ कि लोगों को संविधान नहीं पता है। अधिकांश लोगों ने संविधान का तो नाम ही नहीं सुना है। लोगों को यह भी नहीं पता है कि सत्ता और शक्ति उनके हाथ में, जनता के हाथ में है, ना। और इसलिए लोग अपना सेवक या प्रतिनिधि न चुनकर अपने ऊपर एक सत्ता नसीन या एक तरह से राजा ही चुनने की कोशिश करते हैं। और मामला यहां तक आ जाता है कि जब हमारे कुछ पूर्ववर्ती विचारकों ने यहां तक कह दिया था कि अब राजा मां की कोख से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्सेस से पैदा होंगे। कितना बड़ा झूठ और भ्रम कि राजा अभी भी पैदा होंगे, राजा रहेंगे। आप जिनको चुनोगे वो राजा बन जाएगा। आप राजा चुनोगे, आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, गणराज्य है, जनता का राज्य है, लोकतंत्र है, जनता से उभरने वाला तंत्र है। लेकिन कह दिया कि बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होंगे, न कि मां की कोख से। मतलब राजतंत्र को बना हुआ है यह जनता के मन में भरने की हमेशा एक कोशिश रही है, जानबूझ करके। इसीलिए हमारा यह अभियान लोगों को विचित्र लगता है। लेकिन खुशी की बात है कि 9 साल की तपस्या के बाद अब पूरे देश में संविधान की गूंज होने लगी है। तमाम सारे लोग अपनी अपनी तरह से संविधान कथाएं कहने लगे हैं। एक अलग आनंद आता है यह सब देख करके। बरगद का पेड़ धीरे धीरे उग रहा है, कुछ पत्ते निकल रहे हैं, लोकतंत्र के बरगद का पेड़। और हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो उसका जो मोटो था, जितनी शाखाएं उतने पेड़, तो वह भी फलीभूत हो रहा है। आप जो सब देख रहे हैं यह सब शाखाएं ही हैं, लोकतंत्र की शाखाएं, संविधान की शाखाएं। श्री संतोष भाई जी लिख रहे हैं जय श्री कृष्ण, और वो भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। राजीव शर्मा जी भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। तो जब हमारे पूर्ववर्ती पहले के विचारकों ने यहां तक कह दिया था कि अब राजा मां की कोख से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्सेस से पैदा होंगे, तो जनता कहीं न कहीं अपने चेतन, अवचेतन, अचेतन मस्तिष्क से राजा या उस जैसा ही कुछ चुनने की कोशिश करती रही। वोट के द्वारा अपने लिए सेवक या प्रतिनिधि चुनते हैं, न कि मालिक। और विश्वास माने तो मैं चुनाव में एक थर्मामीटर, बैरोमीटर की तरह एक यंत्र के रूप में गया था कि हमारे लोकतंत्र की तापमान, ऊर्जा, दबाव, गहराई और अन्य सारे पैरामीटर कैसे हैं, बीमारी कैसी है, कितनी है, और अभी खूब मेहनत किया जाए तो भी कम से कम कितने साल लगेंगे लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में पल्लवित, पुष्पित होने के लिए। तो मुझे आश्चर्य यही हुआ कि यह वह संस्था जो और व्यवस्था जो देश के हर छोटी बड़ी बात को कंट्रोल करती है, प्रभावित करती है, उसके बारे में, उसके चुनाव के बारे में लोगों के मन में इतनी गलत धारणा। अगर आपके ड्राइंग रूम में कीचड़ है और कोई आकर उसे साफ करने की कोशिश करता है तो आप उससे परहेज करेंगे, उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे। मैंने एक बेहद प्रिय आत्मीय और मेरे परम हितैषी संबंधी ने फोन पर मुझसे पूछा कि पांडे जी, क्या आपके ऊपर से राजनीति का भूत उतर गया? मैंने सहज भाव से उन्हें उत्तर दिया कि मैं राजनीति में हूं ही नहीं। देश में राजनीति लोकनीति में बदल जाए, हर व्यक्ति को भारत के संविधान की जानकारी हो जाए और उसको यह एहसास हो जाए कि वह मालिक है, मालिक जनता है, और जिन्हें आज वह मालिक समझ रही वह मात्र सेवक हैं। इसी के लिए दूसरी आजादी की लड़ाई के समान एक क्रूसेड सा, एक यज्ञ सा कर रहा हूं। जिस देश में अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और चिकित्सा के अच्छी सुविधाओं के अभाव का भूत उतर जाएगा, जिस दिन देश से अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और चिकित्सा के अच्छी सुविधाओं के अभाव का भूत उतर जाएगा, उनकी बंद आंखों का भूत उतर जाएगा, उस दिन मेरा भी भूत उतर जाएगा। इसलिए बेहद जरूरी सूत्र
130 करोड़ लोगों जो कि किसी न किसी रूप में टैक्स देते हैं, कर देते हैं, वे सुनिश्चित करने लगेंगे कि उनके दिए गए पैसों में से एक पैसे की भी व्यवस्था दुरुपयोग न कर पाए। उस दिन मेरा भूत उतर जाएगा, मेरे ऊपर से लोकनीति का भी भूत उतर जाएगा। एक मेरी बहुत पुरानी कविता, मेरी संवेदनाएं, जो संडे मेल में सन 1990 में छपी थी, उसको आपके सामने विचार के लिए रख रहा हूं। मेरी संवेदनाएं। मैं जब केंचुआ था, लोगों ने मेरे खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब मैं पक्षी था, लोगों ने गुलेल चलाकर घायल कर दिया। जब मैं फूल था, लोगों ने तोड़ लिया। जब मैं पशु था, कैद कर लिया। जब मैं पेड़ था, काट डाला। और जब मैं नन्हा बच्चा था, लोगों ने चुप करा दिया। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, आश्चर्य, लोग मेरी पूजा करने लगे। थक हार कर लुढ़कते लुढ़कते जब मैं पत्थर बन गया, आश्चर्य, लोग मेरी पूजा करने लगे। मेरी कविता संग्रह धरती जानती से है, उससे जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है और व्यक्ति को संपूर्णता में देखना होगा और संपूर्णता में मिलजुल करके काम करना होगा। केवल अपना घर परिवार देखते रहें, न समाज देखें, न लोकनीति देखें, न प्रकृति देखें, न पर्यावरण देखें, न अन्य देश धरती के लोग देखें, न जीव जंतु वनस्पतियां देखें, न नदियां देखें, न हवा पानी देखें। केवल अपना और अपना परिवार ही देखते रहें और सोचें कि अनंत काल तक हमारा परिवार खुशहाल रह पाएगा। क्या यह संभव है? आपको कुछ परसेंट, 5%, 10% ऊर्जा और संसाधन समाज, प्रकृति, देश, धरती के लिए देना ही देना होगा। जैसे आप टैक्स देते हैं 25%, 30%, जिनके पास हैं तो 5%, 2%, 1% जितना हो सके ये इनके कल्याण के लिए दीजिए। वो भी है, लेकिन अगर पहले तो जितना आप व्यवस्था को देते हैं सुनिश्चित करें कि वो उसका ठीक इस्तेमाल करें। इसके अलावा थोड़ा सा 1-2% इसके लिए दें कि व्यवस्थाएं इसको ठीक इस्तेमाल करती हैं कि नहीं, उसका कंट्रोल करने के लिए, नकेल रखने के लिए 1-2%, 3% सारे देश के लोग चाहे कैसे वोट दें, इस पर समझने के लिए, जानने के लिए। हमें अपनी कुछ न कुछ ऊर्जा और समय समाज को, लोकनीति को, व्यवस्था को, प्रकृति को और धरती को देना ही होगा। जो इस संपूर्णता में से किसी भी भाग या अंश को अछूत समझते हैं या उसमें शुद्ध भाव व मन से जाने वालों को भी अछूत समझते हैं, वह उस नाव में बैठे लोगों की तरह हैं जिसमें अगर छेद हो गया है तो उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं। वे मान बैठे कि छेद अभी हमसे बहुत दूर है और जो बचा रहे हैं, छेद बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी उनकी निगाह में अछूत हैं या मूर्ख हैं या उन पे भूत सवार हो गया। उनके लिए अक्सर कहा जाने वाला यह वाक्य बड़ा मुफीद साबित होता है कि संतोष बहुत बड़ा गुण है और संतोष के धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोष का धन अच्छा या श्रेष्ठ हो सकता है यदि तुलना में, रहीम का वो दोहा याद करिए, यदि तुलना गोधन, गजधन, बाजधन या रतन धन से की जा रही हो। लेकिन स्थितियां अगर अत्याचार की, अन्याय की या असत्य की हों, खतरे की हों, तो वहां संतोष कतई नहीं चाहिए। और उन हालात में जो संतोष रखता है वह अपने को धोखा दे रहा होता है। वहां असंतोष की ही आवश्यकता है। जब चारों ओर सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा हो और लोग चुप हों, तो इस चुप्पी को क्या कहेंगे? इसका कारण, मुझे बेचैन लोग अधिक अच्छे लगते हैं बिला वजह सोए पड़े लोगों की तुलना में। मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है, मुझे सार्थक बेचैनियों की तलाश है। और अब सार्थक बेचैनियों के जगने जगाने और सूत्रबद्ध होने का समय आ गया है। और अब सार्थक बेचैनियों को जगने जगाने का समय आ गया है। 1 घंटे करीब हो रहा है, तो आज की भावगंगा को यहाँ विराम देते हैं। अभी ये पत्र का आधा हिस्सा ही हो पाया है, आधा हिस्सा अगले अंक में पढ़ेंगे। आपको इसके एक एक शब्द अंदर तक आंदोलित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा आपने भी महसूस किया होगा। तो अगले अंक तक के लिए अलविदा और आज का आपका दिन बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि पत्र पूरा हो जाए, लेकिन आज नहीं पूरा हो पाया। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 2-3 दिन तो मांगता ही है।